Good morning, 8th class. Today we will start chapter India after Independence. प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह हमारे नेशनल मूवमेंट के थ्रू हमने इंडिपेंडेंस को गेन कर लिया, एक्वायर किया इंडिपेंडेंस को। आज जो हमारा चैप्टर है वो इंडिपेंडेंस के आफ्टर क्या कुछ हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद क्या कुछ हुआ, वो हमारा चैप्टर इस पे बेसिस है। फर्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चे, ए न्यू एंड डिवाइडेड नेशन। हमें पता है कि हमें अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिल गई। अब देखो हमारा जो नेशन है, हमारा जो कंट्री है वो डिवाइड हो चुका था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इस टॉपिक में सबसे पहले देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फेस्ड ए सीरीज ऑफ वेरी ग्रेट चैलेंजेस। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडिया जो है हमारा वो बहुत सारी जो प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। द प्रॉब्लम्स ऑफ रिफ्यूजीज, अप्रोक्सीमेटली 8 मिलियन रिफ्यूजीज। रिफ्यूजी क्या होते हैं? शेल्टर के लिए, फूड के लिए, या जब डिवाइडेशन हुई थी तब पाकिस्तान से अप्रोक्सीमेटली 8 मिलियन जो पीपल थे वो इंडिया में आ चुके थे एज ए रिफ्यूजीज, एंड ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हैड टू बी एड्रेस्ड इमिडिएटली। जो प्रिंसली स्टेट थे तब वो 500 के करीब जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको भी कंबाइंड करना था। ठीक है, उनकी भी प्रॉब्लम थी कि वो इंडिया में ऐड हों या वो पाकिस्तान में ऐड हों। तो इसलिए इंडिया में दो तरह की मेन प्रॉब्लम्स थी। एक तो रिफ्यूजी जो आए थे पाकिस्तान थे उनको शेल्टर देना, उनकी जो जॉब है या उनको फूड प्रोवाइड करने की प्रॉब्लम। दूसरी थी प्रिंसली स्टेट्स की जो प्रॉब्लम थी उनको भी ठीक करना था। The new nation had to adopt a political system that would best serve the hopes and expectation of its population. जो ये नया बना स्टेट था इंडिया, उसको एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट करना था जिसमें उसके जो सारे सिटीजन हैं उनकी जो इच्छाएं हैं, जो उनकी होप्स हैं, उनको वो फुलफिल कर पाए। ऐसी जो पॉलिटिकल सिस्टम एक अडॉप्ट करना था, बनाना था। India's population in 1947 was large and divided. 1947 में क्या था, जो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत थी, ऑलमोस्ट वो 345 मिलियन पॉपुलेशन थी और वो डिवाइडेड थी। डिवाइडेड कैसे थी हम देख लेते हैं। डिवीजन बिटवीन हाई कास्ट एंड लो कास्ट्स, बिटवीन मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी एंड इंडियंस हु प्रैक्टिस्ड अदर फेथ्स वर आल्सो टू बी सीन। डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट ड्रेसेस, डिफरेंट प्रोफेशंस। इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो डिवाइड थी। वहाँ पे मेजॉरिटी हिंदू और दूसरे जो रिलीजन थे वो रहते थे। लोग अलग अलग कल्चर को फॉलो करते थे, लोग अलग अलग ड्रेसेस को पहनते थे, लोगों का प्रोफेशन अलग अलग था। हाई कास्ट और लो कास्ट में लोग डिवाइड थे। इस तरह लोगों में बहुत सारे जो डिफरेंसेस वहाँ पे थे। द न्यू नेशन हैड टू लिफ्ट इट्स मासेस आउट ऑफ पॉवर्टी by increasing the productivity of agriculture and by promoting new job creating industries. हमारी जो क्लाइमेट है या हमारा जो एग्रीकल्चर है वो मानसून पे डिपेंड है। उस टाइम में क्या था, बहुत सारे जो लोग थे, मेजॉरिटी जो पीपल थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे और एग्रीकल्चर आगे मानसून पे डिपेंड थे। कभी भी जब बैड हार्वेस्ट हो जाती या क्रॉप अच्छी नहीं होती थी तो सभी लोगों को जो अर्निंग की प्रॉब्लम हो जाती थी, लाइवलीहुड की प्रॉब्लम हो जाती थी। उनको खाने के लिए जो फूड है वो जो इनफ है प्रोवाइड नहीं हो पाता था। सारे जो ऑक्यूपेशन थे वो एग्रीकल्चर से ही डिपेंडेड थे, इसलिए जो अदर ऑक्यूपेशन वाले लोग थे उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। इसलिए जो हमारा इंडिया था उसको ये पॉलिसी बनानी थी कि लोगों को पॉवर्टी, गरीबी से बाहर निकाला जा सके और उनके लिए न्यू इंडस्ट्रीज़ को एस्टैब्लिश किया जा सके जिससे कि सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा सके। इफ़ दीज इशू वर नॉट सेटल्ड, यूनिटी एंड डेवलपमेंट कुड नॉट बी अचीव्ड। अगर इस तरह के जो इशू हैं उनको अगर सॉल्व नहीं किया जाता था तो हमारी जो यूनिटी है, जो एकता है और जो डेवलपमेंट है कंट्री की, वो अचीव नहीं की जा सकती थी। इस तरह
न्यू नेशन के बाद बहुत सारी जो प्रॉब्लम थी जिसको उन्होंने सॉल्व आउट करना था। हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया था उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें भी पता है वो किस तरह उनको बिल्ड किया गया, वो अब हम देखेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन बिटवीन दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949। इस टाइम के पीरियड में अप्रोक्सीमेटली 300 इंडियंस जो कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का को बिल्डअप किया, जिसने रिटर्न किया उसको, वो सारे मेंबर 300 के करीब थे। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हेल्ड मीटिंग्स इन न्यू दिल्ली विच रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया अटेंडेड। जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की मीटिंग्स होती थी वो दिल्ली में होती थी। ऐसा नहीं है कि वहाँ में सिर्फ दिल्ली के ही लोग थे, उसमें ऑल इंडिया के जो लोग थे वो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आते थे, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टी से थे। उनमें बहुत सारी डिस्कशन हुई, बहुत से जो मैटर्स हैं वो डिस्कस हुए। दीज डिस्कशंस रिजल्टेड इन द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन डिस्कशन के बेसिस पे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया, विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया वो इफेक्ट में कब आया, वो 26 जनवरी 1950 को आया, उसको लागू किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई किया गया। उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो लोगों को फैसिलिटीज़ दी गई, लोगों के लिए प्रोविज़न किए गए, वो क्या थे। फर्स्ट देखो, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वाज अडॉप्टेड। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, कंट्री के हर एक सिटीजन को राइट टू वोट है, तो ये सभी को राइट टू वोट दिया गया। ऑल इंडियंस अबव द एज ऑफ 21 वर अलाउड टू वोट इन स्टेट एंड नेशनल इलेक्शंस। बट जो राइट टू वोट दिया गया था उसकी जो एज लिमिट थी वो 21 ईयर्स, तब आज के टाइम में वो 18 ईयर है, तब वो 21 ईयर थी। स्टेट के जो भी इलेक्शन होंगे या नेशनल लेवल के जो भी इलेक्शन है, हर एक में वो पर्सन है वोट कर सकता है, अपना वोट कास्ट कर सकता है। दूसरे जो मेन कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूके है और जो यूएसए है, उनमें भी लोगों को ये राइट टू वोट मिला, बट वो काफ़ी स्टेजेस में मिला। कैसे, सबसे पहले वहाँ पे जो रिच पर्सन थे या जो वेल्दी पर्सन थे उनको राइट टू वोट मिला, उसके बाद जो एजुकेटेड पीपल थे उनको वो मिला, फिर लास्ट में जो वर्किंग क्लासेस थी, जो लेबर क्लास थी, उनको राइट टू वोट मिला। सबसे लास्ट में जो वुमेन है उनको राइट टू वोट मिला, बट ए ग्रेट स्ट्रगल, बहुत सारे स्ट्रगल के बाद उनको राइट टू वोट मिला। बट हमारे इंडिया में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी मेन ये करैक्टरिस्टिक्स थी कि उसने सभी इंडियंस को एक साथ में राइट टू वोट दे दिया था। इक्वालिटी बिफोर लॉ वाज ग्रांटेड टू ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट और रिलीजियस एफिलिएशन। ये एक और प्रोविज़न किया गया कि हर एक पर्सन जो है वो लॉ के सामने वो इक्वल है, इक्वालिटी रखी गई, चाहे वो किसी भी रिलीजन का है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी लैंग्वेज का है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। इक्वालिटी बिफोर लॉ को इस्टेब्लिश किया गया। स्पेशल प्रिविलेजेस वर ऑफर्ड फॉर द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडियंस। जो गरीब लोग थे, बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे, या जो डिसएडवांटेजेस जो पीपल थे, उनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए, उनको रिजर्वेशन दी गई जॉब्स में, और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनमें कुछ रिजर्वेशन दी गई कि वो भी अपने आप को डेवलप कर पाएँ, दूसरों के सामने वो भी डेवलप हो जाएं या इक्वालिटी एस्टेब्लिश हो जाए। नेक्स्ट देखो, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वाज एबॉलिश्ड। जो अनटचेबिलिटी थी, अनटचेबल्स जो लोग कहे जाते थे, तब जो हरिजन थे उनको हरिजन भी कहा जाता था, तो जो अनटचेबिलिटी है उसको अबॉलिश कर दिया गया। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया। एंड द हिंदू टेम्पल्स वर थ्रोन ओपन टू पीपल ऑफ ऑल कास्ट। जो हिंदू टेम्पल है वो सभी लोगों के लिए खोल दिए गए, जो कि पहले हिंदू लोग ही टेम्पल में जा सकते थे, अब जो सारे रिलीजन के जो पीपल हैं वो टेम्पल में उनकी एंट्री हो गई। अलॉन्ग विद द फॉर्मर अनटचेबल्स, द आदिवासीज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स
वर आल्सो ग्रांटेड रिजर्वेशन इन सीट्स एंड जॉब्स। अनटचेबल कहे जाने वाले लोगों के साथ जो एसटी होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और जो दूसरे कुछ जो लोग थे उनको भी रिजर्वेशन दी गई। कहाँ पे? जॉब्स में और जो लेजिस्लेटिव सीट्स हैं उनमें। द कॉन्स्टिट्यूशन सॉट टू स्ट्राइक ए बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स बाय प्रोवाइडिंग 3 लिस्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स। अब देखो बाद में ये मैटर, ये डिस्कशन हुई या ये डिबेट हुई कि जो पावर्स हैं उनको कैसे डिवाइड किया जाए, कि ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जानी चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट को दी जानी चाहिए। तो उनके मिडिल का एक वे निकाला गया, एक रास्ता निकाला गया। वो क्या था? सारा जो सेंटर और स्टेट की पावर है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 3 लिस्ट बनाई गई। वो 3 लिस्ट कौन कौन सी थी? आज भी ये है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो है जिस पे जो लॉ मेकिंग का काम है वो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। स्टेट लिस्ट वो होती है जिस पे लॉ मेकिंग का काम जो स्टेट गवर्नमेंट करती है। बाकी लास्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। ये वो लिस्ट होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपनी लॉ मेकिंग कर सकती है। कौन कौन से जो अफेयर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए? द यूनियन लिस्ट हैज़ सब्जेक्ट्स लाइक टैक्सेस, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स विच आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर। ठीक है, ये 3 मेन जो मैटर थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए। उसके बाद द स्टेट लिस्ट हैज़ सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, एजुकेशन एंड हेल्थ का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट को दिए गए, विच वुड बी टेकन केयर ऑफ प्रिंसिपली बाय द स्टेट। लास्ट द कंकरेंट लिस्ट कंप्राइजेस फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। कुछ ऐसे जो मैटर थे वो कंकरेंट लिस्ट में रखे गए, इन विच द सेंटर एंड द स्टेट्स वुड हैव जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है स्टेट और सेंटर दोनों ही इस पर लॉ मेकिंग कर सकती है, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। नेक्स्ट जो डिबेट हुई वो हमारी लैंग्वेज के बेस पे डिबेट हुई। उसमें ये देखा गया कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो ब्रिटिशर की लैंग्वेज है, उसको ब्रिटिशर के साथ ही वापस भेजना चाहिए, और हमारी जो लैंग्वेज हिंदी है उसको ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जानी चाहिए। सारी इंडिया की वही ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। बट अगर देखो जो साउथ के लोग हैं वो तो हिंदी बोलना जानते ही नहीं थे। ठीक है, वो फिर कैसे सर्वाइव कर पाते? तो कुछ लोगों ने उसको प्रोटेस्ट किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओनली हिंदी लैंग्वेज ही ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, दूसरी लैंग्वेज को भी स्टेटस उनका भी कायम रखना चाहिए। फिर क्या हुआ देखो, हिंदी वाज डेजिग्नेटेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, एंड इंग्लिश टू बी यूज्ड इन द कोर्ट्स, सर्विसेज एक्सेट्रा। हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, और जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको कोर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, उसको स्टेट्स में जो मैटर होते हैं आपस में डिस्कस करने के लिए उसको इंग्लिश यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर हुज सुपरविजन द डॉक्यूमेंट वाज फाइनलाइज्ड, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो बच्चे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, उनका जो बर्थ है वो 1891 में हुआ और 1956 में उनकी डेथ होगी। वो बाबा साहब के नाम से भी जाने जाते हैं। वो मराठी स्पीकिंग दलित फैमिली से बिलोंग करते थे। महार जो कास्ट है उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के वो हेड थे, वो चेयरमैन थे उसके। सारा जो डॉक्यूमेंटेशन फाइनलाइज हुआ वो उनकी सुपरविजन में ही हुआ। उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा, हाउ वर स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड। अब देखो, इससे पहले हमने स्टेट्स की और जो सेंटर की पावर को डिस्कस कर लिया, जो लैंग्वेज है उसको भी डिस्कस कर लिया। अब देखो जो हमारे स्टेट हैं, जो हमारे डिफरेंट स्टेट्स हैं, वो कैसे फॉर्म्ड हुए या उनको कैसे फॉर्म्ड किया जाए, ये हमारा टॉपिक है। इसमें देखो स्टूडेंट्स, इन 1920s द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रोमिस्ड दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप विल हैव इट्स ऑन प्रोविंस। 1920 के टाइम में क्या हुआ, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी, जो पार्टी थी, उन्होंने क्या किया, लोगों को ये एक भरोसा दिलाया, एक प्रॉमिस किया कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी तो हर एक जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है, लिंग्विस्टिक ग्रुप वो होते हैं बच्चे जो लैंग्वेज के बेसिस पे
जो ग्रुप होते हैं कि हर एक जो एरिया है, जिस एरिया में लैंग्वेज जो भी बोली जाती है उसको एक अलग से लैंग्वेज के बेसिस पे उसको प्रोविंस बना दिया जाएगा, उसको स्टेट बना दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो, पार्टीशन मेड द लीडर्स फियर एनी सच मूव दैट वुड फर्दर लीड टू द कंट्रीज डिसइंटीग्रेशन। तो हमने देखा कि जो मेन डिवाइडेशन हुई है 1947 में, उस टाइम में क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम जो कन्फ्लिक्ट्स हुए, झगड़े हुए, उसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए। अब जो हमारे इंडियन लीडर्स हैं वो इस बात से डरते थे कि अगर हमने लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइडेशन कर दी तो लोगों को दोबारा से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए वो इस बात से लिए डर रहे थे और उनका जो प्रॉमिस था वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट देखो, प्राइम मिनिस्टर नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे हैं, एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो वो ये चाहते थे कि हमारा जो इंडिया है वो सारा एक नेशन हो, वो लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर वो डिवाइडेशन होती है तो लोगों में बहुत सारे जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, झगड़े हो जाएंगे, दंगे हो जाएंगे, रिवॉल्ट्स हो जाएंगे। लोगों ने जब देखा कि जो कांग्रेस है वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रही तो लोगों ने उसको प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जो कन्नड़ स्पीकिंग लोग थे, मलयालम स्पीकिंग लोग थे, या डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग थे, वो प्रोटेस्ट करने लगे कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे हमारा अलग प्रोविंस चाहिए। तो इसी सीरीज में देखो, अक्टूबर 1952 ए वेटरन गांधीयन नेम्ड पोती श्री रामुलु वेंट ऑन ए हंगर स्ट्राइक डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ तेलुगु स्पीकिंग पीपल इन मद्रास प्रेसिडेंसी। देखो बच्चे, मद्रास प्रेसिडेंसी में कुछ जो तेलुगु भाषा को बोलने वाले लोग थे, उन्होंने अपने लिए अलग एक लिंग्विस्टिक स्टेट की डिमांड रखी जो कि आंध्र प्रदेश की डिमांड थी। ये अक्टूबर 1952 को रखी गई। एक गांधीवादी नेता श्री रामुलु जो थे, उन्होंने हड़ताल कर दी, वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए कि हमें अलग से आंध्र प्रदेश चाहिए। हड़ताल्स एंड बांस वर ऑर्गेनाइज्ड टू सपोर्ट दिस मूव। इस श्री रामुलु की मूवमेंट को बहुत सारे हड़ताल्स ने सपोर्ट किया, बहुत सारे बांध बनाए गए। बांध मीन्स एक तरह से लिंक होते हैं कि बायकॉट कर दिया गया। आगे देखो, आफ्टर 58 डेज इनटू हिज फास्ट पोती श्री रामुलु डाइड। वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे रहे, 58 डेज के बाद उनकी डेथ हो जाती है। वो डेथ 15 दिसंबर 1952 को होती है। इट लेड टू वायलेंस ऑल ओवर द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज फोर्स टू एक्सेप्ट द डिमांड। उसकी डेथ के बाद क्या होता है, सारे कंट्री में वायलेंस होनी स्टार्ट हो जाती है, लोग हड़ताल धरने वगैरह करने लग जाते हैं। उसके कारण जो सेंट्रल गवर्नमेंट को उनकी डिमांड को मानना ही पड़ा। ठीक है, वो उनकी डिमांड क्या थी कि आंध्र प्रदेश स्टेट है जो तेलुगु स्पीकिंग के लिए अलग से बनाया जाए। उसके बाद देखो बच्चे, द न्यू स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वाज दस क्रिएटेड ऑन 1 अक्टूबर 1953। तो इस तरह जो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज बेसिस जो स्टेट है वो आंध्र प्रदेश है, वो 1 अक्टूबर 1953 को बना था। नेक्स्ट देखो, दिस लेड अदर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स टू रेज डिमांड्स फॉर देयर ऑन स्टेट। जब आंध्र प्रदेश की जो डिमांड है वो फुलफिल होगी तो दूसरे जो लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं, जो दूसरे जो लैंग्वेज वाले ग्रुप हैं, उन्होंने भी प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिए कि हमें भी अलग से प्रोविंस चाहिए। ठीक है, इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक क्या बनाया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज सेटअप 1956 में। ठीक है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वो बनाया गया। इसमें देखो क्या इसने रिपोर्ट की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको क्या अपनी रिपोर्ट पेश की, इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी। इन इट्स रिपोर्ट सबमिट इन 1956, इन्होंने 1956 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई, जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था सेंट्रल गवर्नमेंट को। इट रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ असामीज, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ एंड तेलुगु स्पीकिंग प्रोविंसेस रिस्पेक्टिवली। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि ये जो सारे एरियाज़ हैं जो अलग अलग लैंग्वेज को बोलते हैं, इन लैंग्वेज के बेसिस पे ही इनको अलग अलग प्रोविंसेस बना दिया जाए, अलग अलग स्टेट इनको बना दिया जाए। तो उस टाइम पे इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जो प्रोविंस है उनकी जो बाउंड्रीज हैं उनको रीसेट किया गया, और उस टाइम 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी बना दी गई इन 1956 में। आगे देखो, द हिंदी स्पीकिंग रीजन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया वर आल्सो ब्रोकन इनटू सेवरल स्टेट्स। जो हमारा नॉर्थ इंडिया है उसमें हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा लोग बोलते थे, उसको भी ब्रोकन कर दिया गया, उसको भी ब्रेक करके अलग अलग स्टेट्स बना दिए गए। देखो, द बायलैंग्वेज वो होता है जिसमें 2 लैंग्वेज बोली जाती हैं। स्टेट ऑफ बॉम्बे का जो स्टेट था वाज डिवाइडेड इनटू सेपरेट स्टेट्स फॉर मराठी एंड गुजराती स्पीकर्स। तो बॉम्बे को भी डिवाइड कर दिया गया, मराठी स्पीकर्स और जो गुजराती स्पीकर्स हैं उन दोनों में, और अलग अलग स्टेट जो गुजरात और जो महाराष्ट्र है वो बना दिया गया। पंजाब वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू पंजाब एंड हरियाणा। लैंग्वेज के बेसिस पे ही इनको दोनों को डिवाइड किया गया, एक पंजाबी स्पीकिंग रीजन था और एक हिंदी स्पीकिंग रीजन था। इसको 1 नवंबर 1966 को डिवाइड किया गया। पंजाबी वाला इलाका पंजाब और हरियाणवी वाला इलाका हरियाणा बोला गया। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है, अब देखो जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर दिया गया। प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, अब कंट्री की डेवलपमेंट को भी देखना है कि कंट्री में जो पॉवर्टी है या कंट्री को जो डिफरेंट डेवलपिंग जो फैक्ट हैं वो चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ करना चाहिए कि कंट्री को कैसे डेवलप करना होगा, उसके लिए क्या कुछ प्रोविज़न किए गए वो हम देखेंगे। लिफ्टिंग इंडिया एंड इंडियंस आउट ऑफ पॉवर्टी एंड बिल्डिंग ए मॉडर्न टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस वाज अमंग द मेजर ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड। अब देखो, इंडिया को और इंडिया के जो लोग हैं इंडियंस, उनको लिफ्ट अप करना है, उनको डेवलप करना है, टेक्निकल और इंडस्ट्रियल चेंजेस लाने हैं, उसके लिए क्या कुछ किया गया वो हम देखेंगे। प्लानिंग कमीशन वाज दस सेटअप इन 1950। एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया, एक योजना का कमीशन बनाया गया, वो 1950 में बना था। उसके जो हेड थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। टू हेल्प डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूट सूटेबल पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था, इसमें ये इनके ऑब्जेक्टिव्स थे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जाएं कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी बनानी चाहिए। तो इसके लिए जो 5 ईयर प्लान्स स्टार्ट किए गए, 5 ईयर प्लान्स जो कि 1951 में स्टार्ट हुए थे। पहला जो प्लान था वो 1951 में स्टार्ट हुआ था और जो सेकंड था वो 1956 में स्टार्ट हुआ था। ये 5 ईयर्स के होते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल टू बी फॉलोड। मिक्स्ड इकोनॉमी की जो इकोनॉमी की जो मॉडल है वो मिक्स्ड स्टार्ट किया गया। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें जो हमारी गवर्नमेंट है और जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वो दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो दोनों ही प्रोडक्शन कर सकते हैं। मींस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दोनों ही जो एरिया हैं, चाहे वो सेंटर है चाहे वो प्राइवेट है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही इसमें अपना पार्टिसिपेट करेंगे। वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स वुड को एग्जिस्ट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ठीक है, जहाँ पे जो देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए दोनों ही अपने एफर्ट्स लगाएंगे। नेक्स्ट देखो, सेकंड 5 ईयर प्लान वाज फॉर्मुलेटेड। ये 1956 में स्टार्ट हुई थी विद फोकस मेनली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इन इंडिया सच एज स्टील एंड ऑन द बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स। सेकंड जो 5 ईयर प्लान था उसमें जो मेनली जो हैवी इंडस्ट्रीज थी जैसे कि स्टील इंडस्ट्री थी और जो डैम्स की कंस्ट्रक्शन थी उस पे मेन फोकस किया गया। हमारे जो नेहरू जी थे वो डैम्स को काफ़ी इम्पोर्टेंट मानते थे और डैम्स को तब सिंबल ऑफ डेवलपमेंट भी माना जाता था। सिंबल ऑफ डेवलपमेंट जो डैम्स को माना जाता था। इसको टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, नेहरू जी ने इसको टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा डैम्स को। हमारे जो स्टील प्लांट थे उसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टील प्लांट तब लगा, भिलाई स्टील प्लांट इन छत्तीसगढ़ इन 1959। ठीक है, भिलाई जो स्टील प्लांट है वो छत्तीसगढ़ में लगा था इन 1959 विद द हेल्प ऑफ USSR, जो आज का रशिया है उसकी हेल्प से ये भिलाई स्टील प्लांट लगा था।
नेक्स्ट देखो, देयर वर आर्ग्यूमेंट्स दैट द सेकंड प्लान निगलेक्टेड एग्रीकल्चरल एंड प्राइमरी एजुकेशन। जो सेकंड प्लान था उसमें लोगों ने इस चीज़ पर जोर दिया कि ये जो हमारा सेकंड प्लान है ये सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को ही डेवलप कर रहा है, ये सिर्फ डैम्स को ही डेवलप कर रहा है। इसमें क्या है, जो एग्रीकल्चर है उसको निगलेक्ट किया जा रहा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है बच्चों की उनको निगलेक्ट किया जा रहा है, इसलिए इस पर भी फोकस होना चाहिए। बहुत सारे जो लीडर्स हैं या बहुत सारे जो विद्वान थे उन्होंने अपनी जो क्रिटिसाइज़ किया इस ऐसी कुछ पॉलिसीज़ को। हमारा बच्चे लास्ट टॉपिक है द नेशन 60 ईयर्स ऑन, हमारा जो देश 60 सालों के बाद, ये हमारा टॉपिक है। इंडिया सेलिब्रेटेड 60 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस एज ए फ्री नेशन ऑन 15 अगस्त 2007। तो इस तरह हम देखते हैं कि 15 अगस्त 2007 को हमारे कंट्री को आज़ाद हुए, इंडिपेंडेंट हुए, 60 ईयर हो गए। इंडिया इज स्टिल यूनाइटेड एंड डेमोक्रेटिक विद अचीवमेंट्स टू बी प्राउड ऑफ। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो लोगों की ये थिंकिंग थी कि ये जो इंडिया है कुछ ही टाइम के लिए इंडिपेंडेंट रहेगा, बाद में ये क्या होएगा, डिवाइड हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कुछ बोल रहे थे यहाँ पे जो आर्मी रूल है वो लागू हो जाएगा, कुछ बोल रहे थे ये डेवलप नहीं कर पाएगा, ये प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। बट फिर भी क्या हुआ, इंडिया इज स्टिल यूनाइटेड, इंडिया फिर भी यूनाइटेड है, एकता में बंधा हुआ है वो। एंड डेमोक्रेटिक विद अचीवमेंट्स टू बी प्राउड ऑफ, और उसकी जो अचीवमेंट है उसको उस पर प्राउड है। नेगेटिव स्पेकुलेशन मेड बाय फॉरेन ऑब्जर्वर्स हैव फेल्ड। देखो जो फॉरेनर थे उन्होंने कुछ उनकी आशंकाएं थी, कुछ स्पेकुलेशन थी, वो फेल हो गई, वो नेग्लेक्ट हो गई। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज इंटैक्ट एंड फ्री प्रेस एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्रिवेल। हमारी जो कंट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। डाइवर्सिटी क्या होती है, जो भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग तरह की लैंग्वेज, अलग अलग तरह के ड्रेसेस, अलग अलग तरह की वेजिटेशन, इसको सारी को डाइवर्सिटी बोलते हैं। इतनी डाइवर्सिटी होने के कारण भी हमारा जो इंडिया है वो यूनाइट है। हमारे यहाँ पे फ्री प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस को आज़ादी है कि वो फ्रीली कुछ भी प्रिंट कर सकती है जो उसको लगता है कि समाज को, सोसाइटी को अवेयर कर पाए। यहाँ पे हमारे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जो जस्टिस है हमारे इंडिपेंडेंट होता है। इतना कुछ होने के बाद भी देखो हमारी इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स